सो आज का लेक्चर विल होल्ड द प्राइमरी इंपॉर्टेंस बिकॉज क्योंकि जितना कुछ बैकएंड में हमने पढ़ना है उसका आज हमने इंट्रो देना है और आज के लेक्चर को बड़े गौर से समझना है आपको। मैं ऑलरेडी ये माई ऐप के नाम से सैंपल एप्लीकेशन बनाई थी और आज तक इसका नाम माई ऐप ही चल रहा है क्योंकि हमने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किया था कि हम कौन सी एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, फ्रंट एंड की एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, बैक एंड की एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं या व्हाट आर एक्चुअली वी आर गोइंग टू डू। अब हम बनाने जा रहे हैं ई कॉमर्स की ऐप और मेरे पास एक ई कॉमर्स की टेम्पलेट पहले से बनी बनाई पड़ी है, सिंपल HTML की टेम्पलेट है। तो हम उस टेम्पलेट को फ्रंट एंड पे यूज करेंगे रिएक्ट में कन्वर्ट करके और बैक एंड पे हम अपनी एपीआई लिखेंगे। ठीक है, तो यूं समझें कि आज से हमारा नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है और ये हमारा इस कोर्स का फाइनल प्रोजेक्ट है, इसके बाद कुछ नहीं होना। ठीक, इसके बाद कोर्स खत्म होना है ऑब्वियसली। तो उस फाइनल प्रोजेक्ट के लिए जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाएं तो आप कोशिश करें कि नया फोल्डर बनाएं। तो मैं यहाँ मंथ 13 के बैच में एक नया फोल्डर बना के यस वो एक प्रोजेक्ट आपको दूंगा ना, एक मैं बना के दे रहा हूँ आपको। हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास टाइम हुआ तो हम बनाएंगे, टाइम हुआ तो। नेक्स्ट, अब आप जब मेन फोल्डर बना लें तो इस फोल्डर के अंदर आप दो मजीद फोल्डर्स बना लें। क्यों दो, क्यों, उसकी रीजन बताता हूँ। एक को आप कह दें जी फ्रंट एंड, इस फोल्डर में सारा का सारा हम रिएक्ट की ऐप बनाएंगे और दूसरी ऐप बनाएं जी बैकएंड। नाम कुछ भी दे सकते हैं इन फोल्डर्स के जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। तो अब हमारा मेन फोल्डर है ई कॉमर्स और ई कॉमर्स के अंदर हमने दो फोल्डर्स बनाए हैं, एक है बैकएंड और एक है फ्रंट एंड। फ्रंट एंड को अब हम पहले डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट फ्रंट एंड। तो अब हम जब ई कॉमर्स का फ्रंट एंड बिल्ड करेंगे आफ्टर क्रिएटिंग और डेवलपिंग आवर एपीआई, तो हम इसमें आके उसी तरह वीट के जरिए नई रिएक्ट की ऐप बनाएंगे और इसमें काम शुरू करेंगे। आज हम किसको शुरू करने जा रहे हैं? बैकएंड को। सो लेट्स, ये मेरा रूट फोल्डर है ई कॉमर्स। तो मैं इस रूट फोल्डर को ओपन करता हूं इन VS कोड और यहाँ एज यू कैन सी आई कैन क्लियरली सी द टू फोल्डर्स बैकएंड एंड फ्रंट एंड, दोनों फोल्डर्स फिलहाल खाली। फोल्डर के नेमिंग कन्वेंशन है कि आप यहाँ इंग्लिश ग्रामर को फॉलो ना करें, सारों के लोअर केस नेम दे, ज्यादा बेहतर। तो मैं अगर यहाँ पे ये काम करता हूँ ना, टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो मेरा टर्मिनल ओपन है किसमें? रूट फोल्डर में। तो आपको पता है कि मैं डायरेक्टरी चेंज कर सकता हूँ CD BAC के बैकएंड करके बैकएंड में जा सकता हूँ। इसी तरह अगर वापस जाना चाहूँ पीछे तो CD डॉट डॉट तो CD फ्रंट एंड। ये हरकतें हम बार बार करेंगे, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाएंगे, दूसरे से दूसरे में जाएंगे। तो ये हम, आपको पता है CD का मतलब चेंज डायरेक्टरी और आगे फोल्डर नेम दे दें स्पेस के साथ। हमने जैसे प्रीवियस प्रोजेक्ट के साथ किया था कि हम कोशिश कोशिश नहीं बल्कि प्रोग्रामर की जिंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, लाजमी जुज़ है, उसे गिट के कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम अपने इस रूट फोल्डर को गिट के लिए पहले ही कॉन्फ़िगर कर लेते हैं ताकि हम डेली बेस पे जो काम करें उसको क्या कर दें, गिट पे पब्लिश कर दें, ताकि अगले हमारे कंप्यूटर क्रैश हो जाए, कंप्यूटर खराब हो जाए, कुछ मर्जी हो जाए, तो हमारा प्रोजेक्ट या सारी फाइलें, सारा काम जो वो सेव हो जाए। तो जब भी आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम शुरू करें तो कोशिश करें कि आप अपना एनवायरनमेंट पहले से सेट कर लें ताकि बाद में ना आप मुझे एक्सक्यूजेस दें, वो सर मैंने आधा से ज्यादा काम कर लिया था, मेरा सिस्टम ही खराब हो गया, विंडो ही उड़ गई। ठीक है, वो सर ब्लू स्क्रीन एरर आ गया। तो ये अक्सर स्टूडेंट का वो होता है। तो अब आप बच्चे नहीं रहे, तो आप इतना प्रोफेशनल वर्क एनवायरनमेंट सेटअप कर लें। इवन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा काम देगा। प्रोफेशनल लाइफ में एक एक दिन का काम की वर्थ 10-10 12-12 हजार होती है और आप एक पूरा 8 घंटे की शिफ्ट लगा के अगले दिन अपने बॉस को जाके कहें सर वो मैंने आधे से ज्यादा काम कर लिया था, मेरा सिस्टम ही उड़ गया। तो बॉस आगे से आपकी फिर जो करेगा ना, मतलब कुत्ते वाली, तो वो फिर आप ही को सुननी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि यार जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी आप अप्रोचेस कर लें। तो मैं रूट फोल्डर को गिट के साथ कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ ताकि मेरे इन दोनों फोल्डर्स में जो कुछ भी है सारा कुछ गिट के साथ क्या हो, सिंक हो। तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे सोर्स कंट्रोल में, तो सबसे पहले कह रहा है कि आप किस फोल्डर में कौन सा फोल्डर ओपन है आपका? फ्रंट एंड। आप वापस पीछे जाए। ठीक है, वैसे अब जो काम आप कर रहे होंगे वो कहाँ होगा अप्लाई? रूट फोल्डर पे। क्योंकि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम फ्रंट एंड को अलग से गिटहब पे अपलोड करें, बैक एंड को अलग से गिटहब पे अपलोड करें। वो अप्रोच भी ठीक है, लेकिन वो फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, यार इस प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड किधर है, इसका बैक एंड किधर है। तो व्हाई नॉट रूट फोल्डर को गिट के साथ लिंक कर लें ताकि जितना कुछ है बैक एंड फ्रंट एंड एडवन जो कुछ भी है सारा कुछ ही गिट पे जाए। स्टेप नंबर 1, आप यहाँ से इनिशियलाइज रेपो करें या रूट फोल्डर में जाके आप करें गिट इनिट। तो उसने कहा जी कि इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी, यानी आपकी ये जो ई कॉमर्स का फोल्डर है ना, ये क्या बन चुका है?
डॉट गिट, जिस फोल्डर में डॉट गिट आ जाए इसका मतलब वो गिट रिपोजिटरी बन चुकी है। कैन यू सी दिस? ये दो फोल्डर मैंने बनाया, डॉट गिट किसकी वजह से आया? गिट इनिट की वजह से आ गया। तो ये पहला स्टेप है। अब मैं जो कुछ भी करूंगा रूट फोल्डर में, वो सारा कुछ क्या होगा? ट्रैक होता जाएगा। बात समझ आ गई सबको? अब बैकएंड करने के लिए ना हमें क्या चाहिए, जरा थोड़ी सी मैं साथ साथ गिट को भी शामिल रखूंगा, ये शामिल हाल रखूंगा। अभी मैं इसे गिट पे पब्लिश करूंगा तो मेरे पास कोई चीज है ही नहीं, दोनों फोल्डर खाली पड़े हैं। तो गिट कहेगा भाई पहले को फाइल क्रिएट तो करो फिर उसको अपलोड करो, खाली फोल्डर को तो गिट नहीं करता। इसलिए मैं पहले कुछ कर लूं यहाँ पे। तो सबसे पहले बैकएंड के लिए काम करने का आपने जाना है सीडी बैकएंड, यानी बैकएंड के डायरेक्टरी में, क्योंकि हमने सारा काम किस में करना है? बैकएंड के फोल्डर में करना है। मन स्टैक में एपीआईज बनाने के लिए सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमने सर्वर क्रिएट करना होता है। क्योंकि मैंने आपको जो फ्लो बताया ना अपनी एप्लीकेशन में, तो वो फ्लो ये है कि हमारे पास 3 टियर एप्लीकेशन होती है। और 3 टियर एप्लीकेशन में एक होता है फ्रंट एंड जो हम कर चुके हैं, एक होता है बैकएंड। बैकएंड का बॉक्स इतना बड़ा क्यों बनाया? बिकॉज बैकएंड कंसिस्ट ऑफ फर्दर 2 पार्ट्स। बैकएंड में 2 चीजें होती हैं। एक चीज होती है आपका वेब सर्वर, यानी वेब एप्लीकेशन सर्वर, और एक होता है आपका डेटाबेस सर्वर। ठीक, यानी ये पूरा बॉक्स रेड है, ये बैकएंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला फ्रंट एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बैकएंड में 2 चीजें होती हैं, एक को हम क्या कहते हैं जी, दिस इज वेब सर्वर या वेब एप्लीकेशन सर्वर, और दूसरी चीज ये क्या होती है जी, डेटा बेस सर्वर। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, आज का समझ नहीं आएगा तो आगे कुछ भी समझ नहीं आएगा। इसलिए फिलॉसफी जो बिहाइंड द सीन चलती है ये समझना जरूरी है आपके लिए। तो मैंने फ्रंट एंड में एक एप्लीकेशन बनाई और वो एप्लीकेशन यहां चल रही है मेरी ब्राउजर के ऊपर। मैं एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा फ्रंट एंड या क्लाइंट, तो क्लाइंट का मतलब ब्राउजर ही होगा, ठीक है। तो वेब सर्वर का क्या काम है? अभी तक हम वेब सर्वर के साथ बातचीत कर चुके हैं, लेकिन वो हमारा बनाया हुआ वेब सर्वर नहीं था। वो एक कुरान एपीआई का सर्वर था जिसको हमने इंटरेक्ट किया, एक हमारा फेक स्टोर एपीआई का सर्वर था जिसको हमने इंटरेक्ट किया। और इंटरेक्ट किसके थ्रू किया? एपीआई एंड पॉइंट्स के थ्रू किया। और हर मतलब जो भी एप्लीकेशन आपको एपीआई एक्सपोज करती है वो आपको क्या देती है? एपीआई एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब ये होता है कि वो उनके सर्वर पे पड़ी हुई एप्लीकेशन का रास्ता होता है जिसके साथ हम लिंक करते हैं। जैसे www.something.com/v1/getWholeQuran, इस तरह का एंड पॉइंट देखा था हमने। तो आज हम क्या करने जा रहे हैं? हम अपना खुद का सर्वर बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जब किसी के सर्वर के साथ हम बात करते हैं तो हमारे पास इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। हम सिर्फ उसी डेटा को रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो डेटा वो एपीआई एक्सपोज करती है, हमें देती है। तो इसलिए हम अपना सर्वर बनाने जा रहे हैं। तो आज या अगले कुछ लेक्चर में हम सिर्फ इस हद तक महदूद रहेंगे, या इस पर्टिकुलर ब्लॉक या सेक्शन तक महदूद रहेंगे, विच विल बी द वेब एप्लीकेशन सर्वर। डेटाबेस सर्वर तक अभी हम नहीं जाएंगे। तो वेब एप्लीकेशन सर्वर का काम क्या है? इसका काम सिर्फ ये है कि वेब एप्लीकेशन सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट, यानी वट एवर इनकमिंग रिक्वेस्ट जो इस पे आती है इसको क्या करता है? रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद उस रिक्वेस्ट पे कुछ प्रोसेस करके उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। इफ इट इज एबल टू अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट एंड एवरीथिंग इज फाइन, देन इट, ये प्रोसेस शो करे, देन इट प्रिपेयर्स द रिस्पॉन्स। क्या करता है ये? रिस्पॉन्स प्रिपेयर करता है। रिस्पॉन्स क्या होता है? या तो कोई डाटा होता है या कोई मैसेज होता है, कोई स्ट्रिंग भी हो सकती है कोई, एंड देन इट सेंड्स द रिस्पॉन्स बैक टू द क्लाइंट। मैं अगली बात पहले पहले ये बात कंप्लीट होने देना, फिर ना समझ आने वाली बात तो पहले हम आइडियल केस समझ आएगी आएगी भाई, काम ही उसका यही है, तो समझ क्यों ना आए उसको? एरर्स आर एक्सेप्शंस ऑब्वियसली देयर, बट फिलहाल आइडियल केस समझें कि उसको समझ आएगी। क्योंकि हम जाहिर है यहां से जो रिक्वेस्ट कर रहे होंगे वो बंदे के पुत्रों की तरह करेंगे ना, जैसे हम बाकियों के लिए लीगल रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है। सो क्लाइंट मेड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, सर्वर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहा हूं। इट रिसीव्स द रिक्वेस्ट, इंटरप्रेट्स और अंडरस्टैंड्स द रिक्वेस्ट, then if request is understood, it prepares the response based on that request, उस request की base पे response prepare करता है, and then it sends the response back to the client, and client consumes that response. That's the logic. यहां से आगे नहीं गया मैं। अब जरा इसी एग्जांपल को ना रियल लाइफ एग्जांपल से समझे।
आप एक होटल में जाते हैं, आप क्लाइंट है, होटल में जाके आप वेटर से रिक्वेस्ट करते हैं जी कि आई नीड निहारी, मुझे निहारी चाहिए। वेटर इंस्टेंटली फौरन जवाब नहीं देता कि हाँ जी निहारी मिल जाएगी आपको, या फौरन अगर जवाब देता भी है तो उसने पहले वो किससे सिंक है, किचन वाले बंदे से इन सिंक है कि यार निहारी भी अवेलेबल है या नहीं है। तो यू बीइंग क्लाइंट मेड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। सर्वर का मतलब क्या होता है, सर्व करने वाला, पेश करने वाला। तो सर्वर कौन है रेस्टोरेंट में, वेटर। तो आपने एक रिक्वेस्ट की, तो सबसे पहली बात है कि वेटर अगर चाइनीज नहीं समझता और आप जाके उसको कहें शीशू शीशा, तो क्या वेट सर्वर आपकी रिक्वेस्ट इंटरप्रेट कर पाएगा? आप रिक्वेस्ट इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा तो क्या वो रिस्पॉन्स दे पाएगा? तो पहली चीज ये है कि यू मेड अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर, इट्स मैंडेटरी कि रिक्वेस्ट शुड बी लीगल। आप मतलब रेस्टोरेंट में जाके कहें जी मुझे 3 किलो प्याज चाहिए, दैट्स नॉट अ लीगल रिक्वेस्ट, गॉट इट? ठीक है, या चले प्याज भी दूसरे कहें जी मुझे वो क्या कहते हैं कोई और चीज, मतलब एक्स वाई जी जो रेस्टोरेंट की डोमेन में नहीं आती। तो दैट्स, तो इसका मतलब है कि सर्वर वुड अंडरस्टैंड द रिक्वेस्ट, और जब रिक्वेस्ट अंडरस्टैंड हो गई तो फिर ये नहीं है कि वेटर उधर ही आपको उसने जेब में रखा होगा सारा कुछ, पिज्जा शीजा उधर ही उठा के आपके टेबल पर रख दिया। इट वुड प्रिपेयर द रिस्पॉन्स, जो भी रिक्वेस्ट उसको गई उसने अंडरस्टैंड की, उसने फिर क्या किया, रिस्पॉन्स को प्रिपेयर किया या करवाया है जैसे भी किया। वंस द रिस्पॉन्स इज रेडी, सर्वर केम बैक विद दैट पर्टिकुलर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। ऑब्वियसली पिज्जा की रिक्वेस्ट है तो वो पिज्जा लेके उसको आगे सर्व कर देगा और क्लाइंट क्या करेगा, उसको कंज्यूम कर देगा। दैट्स इट, फिनिश। इस पूरे साइकिल को, ये पूरा साइकिल बन गया ना। आई मेड अ रिक्वेस्ट, सर्वर रिसीव्ड दैट रिक्वेस्ट, अंडरस्टूड द रिक्वेस्ट, प्रिपेयर्ड द रिस्पॉन्स एंड गेव द रिस्पॉन्स बैक टू मी। तो ये पूरा क्या हो गया, एक साइकिल हो गया। इस साइकिल को कहते हैं, क्या कहते हैं, बार बार ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। तो ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल है, तो अब इसके बीच में वो सारी गुफ्तगू लाई करती है जो मैंने आपको बताई थी कि रिक्वेस्ट किस फॉर्म में जाती है, जाहिर है किसी एपीआई एंड पॉइंट पे जाती है। रिक्वेस्ट की कौन कौन सी टाइप होती है, या गेट होती है, या पोस्ट होती है, या पुट, या पैच होती है, या डिलीट होती है, सारी बात आपको पता है। तो ये जो रिक्वेस्ट भेजता है ना क्लाइंट, ये या गेट रिक्वेस्ट भेजता है, या पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है, या पैच या पुट रिक्वेस्ट भेजता है, या डिलीट रिक्वेस्ट भेजता है। वही कस्टमर आए तो अगर उसको पिज्जा पसंद ना हो तो वो कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा, डिलीट रिक्वेस्ट, ये नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, अगर उसमें नमक कम हो तो कौन सी रिक्वेस्ट भेजेगा, पुट, भाईजान ए ले जाओ, ये नमक पा के वापस लाओ। अपडेट रिक्वेस्ट हुई ना, पुट या पैच। ठीक है, तो पहली रिक्वेस्ट जो उसने की थी पिज्जा लाने की, वो कौन सी रिक्वेस्ट थी, गेट रिक्वेस्ट, करेक्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट, घर से कुछ चीज उठा के लाया, रोटियां पेड़े करके लाया और से कहा जी ये ले जाओ और रोटियां बना के ले आओ, करेक्ट। तो post request with some data has been sent to the server and server came back with obviously saving that data or whatever it is। तो यहां हमने इधर नहीं गए हम अभी, ठीक हो गया। अभी सिर्फ रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल बनाएंगे। तो मैं ये डायग्राम सेव कर लेता हूं सो दैट वी कैन एक्चुअली रेफर इट बैक वंस वी स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक। तो मैं इसको कह देता हूं जी कि REQ RES रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। तो ये सारा काम करने के लिए क्लाइंट अगर सर्वर को, तो पहले हमें क्या चाहिए, सर्वर बनेगा तो रिक्वेस्ट रिसीव करेगा ना भाई। तो पहले हमें क्या बनाना है, सर्वर बनाना है। क्या बनाना है, अपना खुद का सर्वर क्रिएट करना है। नाम से लगता है कि पता नहीं कोई हम बहुत बड़ी रॉकेट साइंस करने जा रहे हैं यार, सर्वर बनाना। ठीक है, देखिएगा 3-4 लाइनों में सर्वर बन जाएगा हमारा। तो बैकएंड में हम हमने कहा जी कि ये सारा काम हमारा जावास्क्रिप्ट ये किस पे चल रहा है, नोड जेएस रन टाइम एनवायरनमेंट पे चल रहा है। और नोड जेएस ये अलाउ करता है कि जावास्क्रिप्ट को ब्राउजर से, यानी इट अलाउज अस टू रन जावास्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्राउजर। तो अब हम जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए ब्राउजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज ब्राउजर तो क्लाइंट साइड की चीज है। अब हम सारा काम किस पे कर रहे होंगे, सर्वर साइड पे कर रहे होंगे। तो नोड जेएस का एक फ्रेमवर्क है जिसको हम कहते हैं एक्सप्रेस जेएस, बहुत ज्यादा फेमस फ्रेमवर्क है। एक्सप्रेस जेएस बेसिकली क्या है, जैसे आपने CSS HTML यूज किया हुआ है, उसका फिर एक फ्रेमवर्क आ गया,
जिसने बहुत सारी चीजें पहले से प्री बिल्ट हमें दे दी, हमें उन फंक्शन कॉल्स को इस्तेमाल करके बहुत सारे काम हम कर सकते हैं। जिस तरह जावास्क्रिप्ट एक कस्टम चीज है और jQuery एक लाइब्रेरी है, या कोई प्लगइन है वो एक लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरी क्या होती है? अ लार्ज कलेक्शन ऑफ प्री रिटन प्री बिल्ट फंक्शंस दैट वी कैन कॉल टू अकम्प्लिश आवर डिजायर्ड टास्क। Node.js एक बेसिकली रन टाइम एनवायरनमेंट है, और Node.js के ऊपर हम कोई ना कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए। जैसे React.js क्या था? एक फ्रेमवर्क था जो किसके ऊपर काम करता है? Node.js के ऊपर, लेकिन वो फ्रंट एंड के ऊपर होता है। इसी तरह अब हम बैकएंड का कोई फ्रेमवर्क इस्तेमाल करेंगे, और बैकएंड का फ्रेमवर्क क्या है? Express.js। ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है एपीआईज बिल्ड करने के लिए। किसके लिए? एपीआई क्या होता है? आपने बता लिया, वो जेसन फॉर्म ऑफ डेटा दैट यू वांट टू एक्सचेंज बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो वो एक खास एंड पॉइंट पे खास किस्म का डेटा देता है। तो वो कहानी सारी हम पढ़ेंगे, बट बैकएंड पे हम इस्तेमाल करेंगे जी एक्सप्रेस जेएस। तो अगर मैं एक्सप्रेस जेएस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन बताऊं, तो ये कुछ तारीफें बताएगा अपनी कि एक्सप्रेस फास्ट अनओपिनियनेटेड मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड.जेएस। तो सबसे पहली बात यह है कि इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर नोड.जेएस। ये सारी बातें क्या है? फास्ट का मतलब तो आपको पता है, अनओपिनियनेटेड का मतलब नहीं पता आपको, मिनिमलिस्ट वेब फ्रेमवर्क, मिनिमलिस्ट का मतलब बहुत ही मिनिमम अप्रोच के साथ आप बहुत अच्छा या प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। अनओपिनियनेटेड का मतलब यह है कि बहुत सारी चीजों में ना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपने रिएक्ट की एप्लीकेशन बनानी थी ना, तो आपने वीट या क्रिएट रिएक्ट ऐप की टेम्पलेट यूज की, उसने आपको पूरा प्रोजेक्ट स्कैफोल्ड करके दे दिया, पूरी प्रोजेक्ट की स्कैफोल्डिंग करके दे दी ना। तो इसका मतलब है वो किसी की ओपिनियन थी कि आप प्रोजेक्ट स्कैफोल्ड इस तरह से करें। समझ आई बात? ये अनओपिनियनेटेड है। ये कहता है भाईजान कंट्रोल आपके हाथ में, जिस तरह मर्जी सत्यानाश करो इसकी। बट इट, तो देयर इज नो फोल्डर स्ट्रक्चर, देयर इज नो प्रोजेक्ट स्कैफोल्डिंग। अब ये खतरनाक बात भी है, बिगिनर्स को पता ही नहीं प्रोफेशनल लोग कैसे बनाते हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम हियर फॉर, डोंट वरी। बट बाय नेचर इट्स अनओपिनियनेटेड, जैसे जिस तरह दिल करे बनाए आप इसको, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? क्योंकि हम बैकएंड का काम करने जा रहे हैं, तो हम सबसे पहले npm से इंस्टॉल करेंगे एक्सप्रेस को। तो मैं यहाँ पे मेक श्योर कि आप किस फोल्डर में हैं। अगर आपके पास फोल्डर ये है तो डोंट वरी, लेकिन अगर आपके पास जाहिर है फ्रंट एंड बैक एंड और ज्यादा फोल्डर है, तो आप मेक श्योर के रेलेवेंट फोल्डर में जाए। तो मैंने बैकएंड के फोल्डर में npm इंस्टॉल एक्सप्रेस, सिंपली इसको हिट किया। अच्छा, मुझे इससे पहले एक और काम करना चाहिए था, बादल चले। इसने ना 3 काम किए हैं। एक इसने पैकेज जेसन, दूसरा इसने पैकेज लॉग जेसन, और तीसरा उसने नोड मॉड्यूल्स बना दिया। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए ना एक और काम करता हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। एक और चीज बतानी मकसूद है आपकी। अब देखें, ये खाली है बैकएंड का फोल्डर, नथिंग इंजीनियर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले आपने क्या करनी है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो आपको एक फाइल लाजमी चाहिए होती है मन स्टैक में, चाहे फ्रंट एंड बनाए चाहे बैक एंड बनाए, वो होती है पैकेज जेसन। क्योंकि जितनी भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं ना, जितनी भी डिपेंडेंसीज, उन सारों का रिकॉर्ड किधर होता है? पैकेज जेसन में। तो आप सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में करें npm init। ये npm init क्या करता है? पैकेज जेसन फाइल क्रिएट करता है। जो ही मैं इस पे एंटर करूंगा, तो ये मुझसे कुछ सवाल पूछेगा। करेगा क्या? ये सिंपली एक पैकेज जेसन की फाइल बनाएगा, लेकिन उस फाइल में वो पूछ रहा है जी कि आपने पैकेज नेम क्या देना है, यानी फोल्डर का नाम क्या देना है। मैंने कहा जी बैकएंड। अगर आपने कोई नया नाम देना है तो उसको यहां कर लें, बैकएंड के अंदर नया फोल्डर बन जाएगा। अगर कुछ नहीं देना तो मैंने कहा जी ये रहने दो, मैंने सिंपली एंटर कर दिया। आगे वो पूछ रहा है ये जो एप्लीकेशन का वर्जन है ये कौन सा है। तो आपने देखा होगा वर्जन भी आते रहते हैं एप्लीकेशन के, तो मैंने 1.0.0 डिफॉल्ट है, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। डिस्क्रिप्शन मैं कहता हूँ जी कि माई ई कॉमर्स एप्लीकेशन, कुछ भी दे दें, बाद में ये चेंज भी हो सकती है। वो कहता है एंट्री पॉइंट, फाइल ऐसी होनी चाहिए जो आपके पूरे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट होना, जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो वो कहता है जी आपने आपके बैकएंड के प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट कौन होगा। मैं कुछ नहीं देता तो बाय डिफॉल्ट किसको ट्रीट करेगा? वो कहेगा इंडेक्स डॉट जेएस। वो एंट्री पॉइंट किसको ट्रीट करेगा? इंडेक्स डॉट जेएस को ट्रीट करेगा। फिर कह रहा है टेस्ट कमांड, टेस्टिंग हम अभी नहीं कर रहे।
वो जो एसक्यूएल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस वाला काम होता है, वो कहता है गिट रिपोजिटरी को लिंक करनी है। मैंने कहा अभी नहीं लिंक करनी, बिकॉज मैं रूट फोल्डर को लिंक करूंगा। कहता है कीवर्ड कोई देने हैं, नहीं देने, ऑथर दे देते हैं, और लाइसेंस इसे एमआईटी कर दें, ओपन सोर्स। इज एवरीथिंग ओके? यस, मैंने वाई लिखा, ओके किया, तो ये उसने पैकेज जेसन लॉग बना ली, और जितने सवाल मुझसे पूछे उसने सारे ये बना दिए। ठीक होगी बात? यही काम करने के लिए मैं, बजाय सारे सवालात पूछने के, इसी काम का दूसरा तरीका यह है कि आप ये काम करें, npm init -y। अब ये सवाल नहीं पूछेगा, सारी चीजें डिफॉल्ट सेट कर देगा खुद ही, उसने कोई सवाल नहीं पूछा। ठीक है? और यही काम अगर हम मैनुअली ना करें, -y हाइफन, यानी ये npm init -y ये वाला, और अगर इनमें से कुछ काम भी हम ना करें, हम कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, जैसे मैंने कहा हमें बैकएंड पे काम करने के लिए सबसे पहला यानी एक्सप्रेस चाहिए, एक्सप्रेस पे तो आप सिंपली कुछ भी ना करें, इसको इंस्टॉल कर लें, ये खुद पैकेज जेसन क्रिएट कर लेगा। समझ आ गई बात? इसने तीन चीजें, पैकेज जेसन, पैकेज लॉग जेसन और नोड मॉड्यूल्स। नोड मॉड्यूल्स बेसिकली आपको पता है कि फ्रंट एंड में हमने देखा कि जितनी भी हम डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहे होते हैं ना, वो सारी की सारी डिपेंडेंसीज कहां जा रही होती हैं? नोड मॉड्यूल के फोल्डर में जा रही होती है। समझ आ गई बात? अब जरा एक हरकत नोट कीजिए, मैंने सिर्फ ये एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, तो गिट हब ने मेरी कितनी चेंजेस डिटेक्ट कर ली हैं? 518। और ये सारी की सारी चेंजेस पता है किस वजह से आई हैं? बिकॉज ऑफ इंस्टॉलिंग द नोड मॉड्यूल। क्योंकि ये तो दो फाइलें हैं सिर्फ, ये तो दो चेंजेस है, बाकी 516 किधर से आई? दोस केम बिकॉज ऑफ द नोड मॉड्यूल। हियर कम्स अनदर कॉन्सेप्ट इनटू प्ले। हम कभी भी नोड मॉड्यूल्स को गिट पे पुश नहीं करते। हमारा नॉर्मली ये तरीका है कि जब हम ये करते हैं, कोई भी चीज, कोई भी चेंज करते हैं तो हम उसे गिट पे पुश करते हैं, लेकिन नोड मॉड्यूल हमें पता है फायदा नहीं है गिट पे पुश करने का। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, और गिट इतना अलाउ ही नहीं करती। मिसाल के तौर पे आपका नोड मॉड्यूल अगर 10 एमबी का हो जाए, 8 एमबी का हो जाए, तो इतनी हैवी फाइल गिट आप पे जो है वो अपलोड करना मे बी वो अलाउ ही नहीं करता, उसकी एक लिमिट होती है। तो हमें पता है कि जब हम ये प्रोजेक्ट किसी से शेयर करेंगे, तो वो बंदा प्रोजेक्ट क्लोन या डाउनलोड करने के बाद npm इंस्टॉल करेगा, तो पैकेज जेसन में जितनी डिपेंडेंसीज होंगी वो उसके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी। दैट्स व्हाई आई वांट टू इग्नोर, या मैं गिट को ये कहना चाहता हूं कि नोड मॉड्यूल की चेंजेस को क्या कर दो? इग्नोर कर दो। उनको क्या कर दो? क्यों इग्नोर करो? इसकी रीजन बता दी आपको। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक फाइल बना सकता हूं इसी बैकएंड के अंदर या यहां रूट फोल्डर में, और उस फाइल को नाम दे दूं डॉट गिट इग्नोर। क्या नाम दिया मैंने? डॉट गिट इग्नोर। क्यों? इस फाइल में मैं वो तमाम चीजें लिखूंगा जिनको मैं क्या करना चाहता हूं? इग्नोर करना चाहता हूं। अब देखिए 519 चेंजेस आई हैं, तो मैं यहां पे लिखता हूं जी, मिसाल के तौर पे इस नोड मॉड्यूल का फोल्डर नेम एज इट इज लिखता हूं, नोड अंडरस्कोर मॉड्यूल्स। सिर्फ मैं इतना काम करूं, आप देख रहे हैं ये ग्रे हो गया, और यहां देखें कितना आ गया? 519 को कट के कितना आ गया? सिर्फ 3 आ गया। तो इसका मतलब ये जब ग्रे हो जाए तो उसने उसको क्या कर दिया? गिट इग्नोर पे डाल दिया। अब नोड मॉड्यूल के अंदर कोई चीज भी गिट पे पुश नहीं होगी। ऑब्वियसली सोर्स कंट्रोल में वो शो ही नहीं हो रही, तो यहां जो चीज शो होती है वही गिट में जाएगी। एम आई मेकिंग सेंस? तो इस गिट इग्नोर को हम गाये बगाए ओपन करके हर वो चीज डालेंगे जिसको हम गिट पे नहीं भेजना चाहते। और ये मैं साथ साथ आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज है जिसको हम गिट पे नहीं भेजना चाहते और क्यों नहीं भेजना चाहते। नोड मॉड्यूल की रीजन बता दिए, अब हर वो चीज जिसको हम इग्नोर करेंगे ना गिट पे भेजने से, उसके साथ रीजन बताऊंगा ये फाइल ओपन करके। और ये गिट इग्नोर मैंने रूट में रखी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि नोड मॉड्यूल का फोल्डर फ्रंट एंड में भी हो और होगा फ्यूचर में, तो बजाय इसके कि मैं बैकएंड में अलग गिट इग्नोर फाइल रखूं, फ्रंट एंड में अलग गिट इग्नोर फाइल रखूं, और फिर उसको मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगी, तो मैंने कहा जी एक ही गिट इग्नोर रूट पे रखो, और जो जो इग्नोर करना है उसी पे डाल दो, सब कुछ ओके हो जाएगा। मेक सेंस? चले, ग्रेट।
बिल्कुल परफेक्ट, यू कैन डू दैट एंड यू कैन डू इट कि यहाँ पे आप उन वीडियोस की फाइल का पाथ देंगे विद एक्सटेंशन दैट वुड गेट इग्नोर। पूरा फोल्डर देंगे, पूरा फोल्डर इग्नोर हो जाएगा। मैंने पूरा फोल्डर दिया है नोड मॉड्यूल का, वो पूरा फोल्डर ग्रे हो गया, तो वो वीडियो का पूरा फोल्डर इग्नोर हो जाएगा। बाकी कुछ भी नहीं लेना देना उसको। अभी देखें ना, मैं आपको बताता हूँ, नोड मॉड्यूल के अंदर ये सारे फोल्डर्स हैं, फोल्डर के अंदर फिर देखें क्या है, फाइल्स है। इसके अंदर वो देख नहीं रहा, वो कह रहे हैं जो कुछ भी है भाई पूरे के पूरे फोल्डर को उड़ा दो। चले हटा दें, हटा दें, हटा दें, गिट इग्नोर से निकाल दें। मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। कट कर दें, वापस एक्टिव हो गया, देख लें, और ये चेंजेस वापस आ गई 519, वापस ग्रे हो जाएगा अभी। तो बैकएंड का पहला स्टेप कंप्लीट हो गया जी, हमने एक्सप्रेस बना ली। अच्छा, अब अगर मैंने जैसे पैकेज जेसन कहा था ना, तो पैकेज जेसन में इसने बिल्कुल बेयर मिनिमल एक डिपेंडेंसी दी है, जिसका नाम क्या है बेसिकली एक्सप्रेस। इसका मतलब है बाकी सारी इंफॉर्मेशन तो इसने दी नहीं, वर्जन क्या है, एंट्री पॉइंट क्या है, वो सारा कुछ वो तो दिया ही नहीं। तो इसलिए ये काम करने से पहले मैं अगेन इसको डिलीट कर रहा हूं, ये सारी चीजें समझाने के लिए कर रहा हूं। मैं क्या करूंगा, ये बैकएंड से सारी चीजें जाके डिलीट कर रहा हूं दोबारा से, और अब करेक्ट फ्लो बताऊंगा। इसको भी हटा दें। अब बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों खाली हैं, लेकिन गेट सारा कुछ हो जाएगा। तो मैं npm init माइनस, मुझे पैकेज लॉग जेसन की बाकी कंडीशन भी चाहिए थी, ठीक। अब आगे आप करें npm install express save, ये अब यहाँ पे डिपेंडेंसी की एक डालेगा, नई पैकेज करेगा। अगर पहले से ना होती पैकेज जेसन बना था, अभी ये इसी में एंट्री डाल देगा, यहाँ देखिएगा वंस इट फिनिशेस। तो ये बेसिक चीजें जो बहुत सारे इवन एक्सपर्ट लोग मिस कर रहे होते हैं। अब देख रहे हैं ये डिपेंडेंसी इसने यहीं पे डाल दी है, नई पैकेज जेसन क्रिएट नहीं की उसने, ठीक है। ये पैकेज लॉग डॉट जेसन है, लेकिन इसका पर्पस और है, उसको आपने फिलहाल इग्नोर करना है। यहां तक समझ आ गई ये बात? नहीं, पैकेज जेसन भी नहीं किया मैंने, सबसे दो कमांड लॉन्च किए, npm init -y कमांड नंबर 1, और वो नॉर्मल सिर्फ पैकेज जेसन की फाइल क्रिएट करती है, और दूसरे नंबर पे npm install express, दैट्स यस। ये सामने लिखी पड़ी है आपकी, npm install express, ये express को इंस्टॉल करेगी, विच इज अ फ्रेमवर्क दैट वी यूज टू बिल्ड अ बैकएंड सर्वर। अब मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं, और अब देखें, हमें इसके लिए कोई भी मतलब थोड़ा जगह टाइप करना होगा ना, फोल्डर स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना होगा कि फलाने फोल्डर में सीडी करके जाना पड़ेगा। ये बैकएंड में, ये देखें ना, बैकएंड में ये सारा काम बैकएंड से। उसके बाद उसके बाद उसके बाद जब होगा तो डू फॉलो, आई कीप ऑन रिपीटिंग, यानी जब तक आप बैकएंड करेंगे आप इसी फोल्डर में रहेंगे, फ्रंट एंड में आएंगे तो फिर हम फोल्डर चेंज करके दूसरे में जाएंगे। अब देखें, इसमें वो सारी चीजें आ गई। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मेन, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इंडेक्स डॉट जेएस। तो इसका मतलब ये है कि मुझे बैकएंड में एक एंट्री पॉइंट की फाइल चाहिए, यानी एक फाइल जहां से मेरा सर्वर क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है, ये जहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। तो यहां पे मैं देता हूं जी, बैकएंड में जाके एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूं, और उस फाइल का नाम बिल्कुल वही होना चाहिए जो पैकेज जेसन में आपको नाम मिला हुआ है, इंडेक्स डॉट जेएस। आप चाहें तो इस नाम को चेंज कर लें, लेकिन उस केस में आपको ये नाम यहां भी आगे चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इसे इंडेक्स डॉट जेएस के बजाय क्या कह देता हूं, सर्वर डॉट जेएस। तो इसको भी क्या नाम दूंगा, एंट्री पॉइंट अब सर्वर डॉट जेएस। मेक सेंस? चले, ये हमारा सेटअप हो चुका। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है जी, एक बदकिस्मती है कि जो नोड जेएस है ना, वो ES6 के सिंटेक्स को सपोर्ट आउट ऑफ द वे नहीं करता। हमने आज तक ES6 का सिंटेक्स पढ़ा ना, इंपोर्ट दिस फ्रॉम दिस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट, और सारे ES6 के फीचर्स। ये सपोर्ट करता है ES5 को। तो बेसिकली यहां पे हमें एक चीज चेंज करनी पड़ती है कॉन्फ़िगरेशन में, जिससे हम, यानी अगर हम वो कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं तो हमारा बैकएंड यानी एक्सप्रेस जेएस भी
या नोड जेएस यूं कह लें कि ES6 के फीचर को सपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो आपने अगर मतलब सिर्फ ये कहानी समझ नहीं आई ना आपको, तो आप सिंपल यहां पे जाके मॉड्यूल लिखें पैकेज जेसन में, और इस मॉड्यूल में दो चीजें हैं, एक होता है कॉमन जेएस और एक होता है मॉड्यूल इन नोड जेएस। पैकेज ये वन टाइम सेटअप करेंगे आप हमेशा, तो दोबारा कभी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। मुझे उसकी वैल्यू भूल गई, दैट्स व्हाई मॉड्यूल की वैल्यू बता दे भाई। ओके, आई थिंक इट्स टाइप, और यहाँ पे दो टाइप्स हैं इसकी। यस, ये सॉरी मॉड्यूल नहीं है, एक टाइप है। ये कॉमन जेएस करेंगे तो अगर आप यहां पे देखें तो ये देख रहे हैं, अगर आप ये टाइप यहां डिफाइन नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है ये कॉमन जेएस। यानी मैं ये कहता हूं कि अगर मैं यहां पे टाइप ना लिखूं तो बाय डिफॉल्ट ये बैकएंड में जो नोड जेएस है, ये जावास्क्रिप्ट की वन ऑफ द टू टाइप्स, ये बेसिकली दो मॉड्यूल सिस्टम्स है, एक कॉमन जेएस है और एक मॉड्यूल बेस्ड है। कॉमन जेएस थोड़ा पुराना है, यानी ES5 के सिंटैक्स तक उस तक की सपोर्ट उसमें है, और जो मॉड्यूल है टाइप मॉड्यूल है उसमें मॉडर्न सपोर्ट है, जिसमें ES6 सिंटैक्स भी सपोर्टेड है। मैं ये क्यों कर रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं पेश आती। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो हमें बैकएंड पढ़ने के लिए दोबारा किस में जाना पड़ेगा, ES5 में। हम फ्रंट एंड में सारा क्या पढ़ते चले आए हैं, ES6 में। तो दैट्स वाई मैं ये चाहता हूं कि जो कॉन्सेप्ट हमने फ्रंट एंड पढ़े हैं सारे के सारे वही अप्लाई हो जाए, सारा का सारा सिंटैक्स वही अप्लाई हो, कोई चीज चेंज ना हो। दैट्स वाई मैं यहां पे जाके इसको बता रहा हूं टाइप, और इसकी कह रहे दो पॉसिबल वैल्यूज हैं। डिफॉल्ट कौन सी होती है, कॉमन जेएस, मैं इसको क्या कह रहा हूं, मॉड्यूल। दैट्स इट, दिस इज द ओनली कंफिग। एक और चेंज है लेकिन पहली चेंज ये, हाँ, ये ES6, अब आप ES6 का सिंटैक्स जो है वो सपोर्टेड है बैकएंड। समझ आ गई बात। तो सिर्फ इतनी कॉन्फ़िगरेशन के बाद अब हमने यहाँ पे जाना है, दोबारा एक्सप्रेस पे जाना है जिसको हमने इंस्टॉल किया था, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देख के हमने बिल्कुल सिंपल है, आप देखेंगे 2 मिनट में सर्वर बन जाएगा। आप जाए इसके गेटिंग स्टार्टेड पे, मैंने इंस्टॉल कर लिया, CD MKR डायरेक्टरी बनाया, सब कुछ कर लिया, मैंने यहां तक कर लिया। अब वो कह रहा है नेक्स्ट हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बनाए, उसने सारा कुछ बना के दे दिया। ये जो चीज है ना, इसलिए मैंने वो काम किया है कि नोड जेएस में ये फ्रंट एंड में हम किसी भी लाइब्रेरी को अगर इंपोर्ट करते थे ना, हम क्या सिंटैक्स इस्तेमाल करते थे, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम समथिंग। तो अगर हमने ये टाइप मॉड्यूल ना किया होता तो हमें क्या करना पड़ता, ये वाला सिंटैक्स यूज करना पड़ता। हमने टाइप मॉड्यूल कर लिया, तो अब हम इसी सिंटैक्स को क्या करेंगे, इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। मुझे बताएं ये वाला आसान है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत दफा कर चुके हैं, या ये वाला आसान है जिसको हमने किया ही नहीं अभी तक। ऑब्वियसली दिस गेट्स, क्योंकि एक नई चीज है। ES5 में मॉड्यूल इंपोर्ट करने के लिए ये चीज इस्तेमाल होती थी, रिक्वायर, ठीक है। तो हम ये नहीं करेंगे, अब हम ये करेंगे। तो सबसे पहले हम चूंकि सर्वर बिल्ड करने लगे हैं, ये फाइल का नाम क्या है, सर्वर डॉट जेएस। तो सर्वर डॉट जेएस सर्वर हम किस के साथ बनाएंगे, एक्सप्रेस जेएस के साथ, जो कि क्या है, नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। नाउ कम बैक हियर, और नेक्स्ट लाइन कॉपी करें और उसे कहें जी दिस वन। बेसिकली एक्सप्रेस जेएस एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी से हमने एक फंक्शन इंपोर्ट किया जिसका नाम क्या है, एक्सप्रेस है, और हमने उसको एज इट इज कॉल कर लिया। बिल्ट इन फंक्शन को कॉल ऐसे किया जाता है ना, फंक्शन नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। उसने जो भी रिटर्न किया हमने उसे एक वेरिएबल में सेव कर दिया। समझ आई बात। एंड यानी ये एक्सप्रेस का मेथड एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, जिसको हम ऐप बोलते हैं। ये हमेशा से आप ऐसे ही करेंगे। समझ आ गई बात।
अब ये अगर इस पे hover करें तो एक्सप्लेन में creates an express application. The express function is a top level function exported by the express module. यानी ये फंक्शन एक्सप्रेस की लाइब्रेरी के अंदर लिखा हुआ है और वहां से वो क्या हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, तो हमने इसे इंपोर्ट करके ऐसे यूज कर लिया। क्लियर? अब ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जवाब आ गया। ऑब्जेक्ट के अंदर दो ही चीज होती है, प्रॉपर्टीज या मेथड्स। कैसे एक्सेस होते हैं प्रॉपर्टीज या मेथड्स? डॉट के साथ। तो इसका मतलब अब जितना काम भी हम इससे आगे करेंगे ना, वो हम कर रहे होंगे ऐप डॉट फला, ऐप डॉट फला, ऐप डॉट फला, ऐप डॉट फला, ऐप डॉट फला। अब ये ऑब्जेक्ट मैंने बनाया है, एक्सप्रेस ने बनाया है, तो इसकी प्रॉपर्टीज और मेथड्स मुझे पता होने चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में लिखे पड़े ना भाई, मैंने खुद बनाया होता तो मुझे पता होता कौन सी प्रॉपर्टीज और कौन से मेथड्स हैं। तो इसके अंदर जितने मेथड्स भी बहुत ज्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, कुछ 6 से 7 हैं बस। जितने मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी कौन देगा? एक्सप्रेस खुद। लेट्स ट्राई टू गेट इनटू द डॉक्यूमेंटेशन अगेन। तो ये सबसे पहले एक फंक्शन देता है, मैं उसको मैन्युअली लिख देता हूं, ऐप डॉट गेट। ले जी, यहां इस सिंटेक्स को देखें, ऐप क्या है? ऑब्जेक्ट। डॉट क्या शो करता है कि ऐप एक ऑब्जेक्ट है। साथ में गेट लिखा हुआ है, तो गेट के साथ पैरेंथेसिस है, वो क्या शो करता है? गेट क्या है? प्रॉपर्टी है या मेथड है? पता लग गया ना देख के। ये मेथड क्या लेता है देखें, कहता है नेम, और ये दो पैरामीटर लेता है। यहां से पूरी आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हैं, मैं अभी डॉक्यूमेंटेशन में नहीं जाऊंगा। सिंपली गेट दो पैरामीटर लेता है। कितने लेता है? दो पैरामीटर। मैंने पहला पैरामीटर ब्लैंक स्ट्रिंग दे दिया और दूसरा पैरामीटर दे दिया जी एक फंक्शन। ये हमेशा पहला पैरामीटर एक स्ट्रिंग लेता है, दूसरा पैरामीटर क्या लेता है? एक फंक्शन लेता है। अब इस स्ट्रिंग में क्या आएगा? मैं क्या बना रहा हूं? सर्वर। और सर्वर को हम कैसे एक्सेस करते हैं? किसी यूआरएल एंड पॉइंट से। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना भी? तो वो एंड पॉइंट क्या होता है? नॉर्मली मैं यहां पे लिख देता हूं जी, जैसे इसने लिखा हुआ है, सिर्फ स्लैश लिख देता हूं और स्लैश पे मैं लिख देता हूं टेस्ट। ये क्या है? ये मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं समथिंग, जैसे होता है ना www.something.com/test। ठीक। तो अब मैं इस प्रोजेक्ट को लाइव तो होस्ट नहीं करूंगा, ये प्रोजेक्ट मेरे लोकल सिस्टम पे चलेगा ना, तो मैं लोकल सिस्टम को बतौर सर्वर ट्रीट करूंगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट में तो हो सकता है फ्रंट एंड की ऐप भी चल रही हो, बैक एंड भी चल रही हो, तो पहचानेंगे कैसे? क्योंकि लोकल होस्ट पे हमने रिएक्ट की एप्लीकेशन भी हो सकता है चलाएं, फिर बैक एंड की एप्लीकेशन भी चलाएं। पोर्ट, समझ आई बात? यहां कोई भी पोर्ट लिख देंगे। अभी पोर्ट पे आता हूं, एक्सप्लेन करता हूं पोर्ट क्या है। मैंने लिख दिया 8000। तो मैंने कहा जी लोकल होस्ट, लोकल होस्ट पे बहुत सारी एप्लीकेशन बैक वक्त चल सकती हैं। तो मैंने कहा यार फिर डिफर कैसे करें, पोर्ट से डिफर करें। लोकल होस्ट की कौन सी पोर्ट पे चलाओ इसे? 8000 पे चलाओ। और ये क्या है? ये तो सर्वर का एड्रेस है ना, किस सर्वर तक पहुंचो। एपीआई में उसके आगे स्लैश के बाद क्या होता है? पाथ होता है ना। तो ये पाथ मैंने यहां दिया है, और मैं यहां सिंपली क्या करता हूं, यहां पे जब भी हम ऐप डॉट गेट करते हैं तो पहला पैरामीटर तो हो गया स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में हम क्या देते हैं? एंड पॉइंट। क्या देते हैं? एंड पॉइंट कह लें या पाथ कह लें, क्योंकि एंड पॉइंट तो पूरा होता है ना, बेस यूआरएल और पाथ दोनों को मिलाएं तो पूरा एंड पॉइंट बनता है। तो इसको मैं क्या बोलता हूं? ये क्या है? पाथ है। जो सेकंड पैरामीटर ना, कॉल बैक फंक्शन, इस कॉल बैक फंक्शन में 3 ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं, पहले से अवेलेबल होते हैं। एक्सप्रेस प्रोवाइड्स अस दोस थ्री ऑब्जेक्ट्स। उनको आप नाम देते हैं। पहले को रिक्वेस्ट दे दें, नाम कुछ भी दे दें, जैसे वो सिंथेटिक बेस इवेंट ऑब्जेक्ट नहीं होता था, आपको मिलता ही मिलता था हर इवेंट में, तो आप जिस मर्जी नाम से उसे रिसीव कर लें। वैसे ही एक्सप्रेस आपको कॉल बैक फंक्शन में 3 ऑब्जेक्ट्स देता है। एक को आप कहते हैं रिक्वेस्ट, दूसरे को आप कहते हैं रिस्पॉन्स, और तीसरे को आप कहते हैं नेक्स्ट। इनका मकसद क्या है भूल जाए, सिर्फ
आंखें बंद करके बोल दें कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स लाज़मी आपको मिलते हैं और ये तीनों ऑप्शनल होते हैं। आप एक भी यूज़ ना करें चाहे तो और आप चाहें तो तीनों को यूज़ करें। कब किसको कहां कैसे यूज़ करना है दैट्स नन ऑफ योर बिज़नेस फॉर नाउ। अब मैं यहां पे आता हूं और मैंने कहा जी कि ये ये जो ऑब्जेक्ट मुझे एक्सप्रेस ने दिया था इसको इस्तेमाल करो और सेंड कर दो कोई भी चीज। मैं कहता हूं जी हेलो फ्रॉम द सर्वर, दैट्स इट, बिल्कुल सिंपल। तो इसका 3 चीजें आपको दी हैं, अब समझ आ जाएगी। यानी 3 ऑब्जेक्ट हमें एक्सप्रेस देता है। एक ऑब्जेक्ट में रिक्वेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है, दूसरी ऑब्जेक्ट में रिस्पांस की इंफॉर्मेशन होती है, तीसरे ऑब्जेक्ट में नेक्स्ट टू कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर, वो नहीं समझ आएगी आपको क्या होता है। रिक्वेस्ट और रिस्पांस, तो मैं नेक्स्ट को फिलहाल हटा ही देता हूं, ऑप्शनल है ना, जब चाहिए हुआ तो वापस ले आऊंगा। ठीक, खुद रख सकते हैं। अब आखिरी स्टेप रह गया है। देखें, मैंने आपको वेटर की एग्जांपल दी थी, तो आप अच्छा मैंने क्या कहा, रिक्वेस्ट और रिस्पांस क्या है, ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स है तो ऑब्जेक्ट के अंदर सॉरी अब ऑब्जेक्ट का मेथड है ना रिस्पांस, ये भी बिल्ट इन मेथड है। सेंड क्या कर रहा है, थोड़ा सा वेट कर ले, ठीक है। देखिए नहीं नहीं अभी अभी 2 मिनट में सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, मुझे वो फ्लो पूरा करने दें। आप जाए गए ना वेटर के पास, वेट मतलब रेस्टोरेंट में गए, तो आप जाके टेबल पे बैठ गए और 15 मिनट आपके पास कोई बंदा ही नहीं आया, इसका मतलब ये सर्वर काम ही नहीं कर रहा, ये सर्विस ही खराब है इनकी, उठ के वापस आ जाएंगे ना। तो अच्छी सर्विस होने के लिए क्या जरूरी है कि रेस्टोरेंट में जो ही कोई इनकमिंग रिक्वेस्ट आए, ग्राहक क्लाइंट आए, सर्वर को हमेशा लिसनिंग मोड में रहना चाहिए। सर्वर को हमेशा लिसनिंग मोड का मतलब क्या है कि इसे हमेशा एक्टिव रहना चाहिए कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आए मैं फौरन उसको सुनूंगा, जब भी रिक्वेस्ट आए फौरन सुनूंगा, और अगर फौरन सुनेंगे नहीं तो वो उठ के दूसरे होटल पे चला जाएगा भाई। तो इसका मतलब है कि व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग अ सर्वर एंड सर्वर शुड ऑलवेज बी इन लिसनिंग मोड। सर्वर को हमेशा किस में होना चाहिए, हमेशा लिसन करते हुए होना चाहिए। तो मैं करता हूं जी ऐप, वही ऊपर वाला ऑब्जेक्ट डॉट लिसन। तो ऐप का ऑब्जेक्ट एक्सप्रेस देता है, एक्सप्रेस सर्वर बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और ऐप मुझे एक लिसन का मेथड देता है कि यार तुमने ना हमेशा लिसनिंग मोड में रहना है। जैसे मालिक वेटर को आके कहे भाईजान तुमने ना टेबल से हिलना नहीं है, हमेशा तुमने किस मोड में रहना है, लिसनिंग मोड में रहना है। जो ही कस्टमर आए तुमने भाग के उसके पास जाना है और सबसे पहले पूछना है जी व्हाट इज योर रिक्वेस्ट। मेकिंग माई सेंस। तो सर्वर को हमेशा लिसनिंग मोड में रखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ऐप डॉट लिसन। ये लिसन शक्ल से देख के क्या लग रहा है, बिल्ट इन फंक्शन है ना। और ऊपर सजेशन में देख रहे हैं ये क्या ले रहा है, कॉल बैक। तो मैं यहां पे इसे दूंगा कॉल बैक। कॉल बैक ऐसे ही देते हैं ना भाई, ठीक। अब ये 2 पैरामीटर लेता है, एक तो कॉल बैक लेता ही लेता है, दूसरा एक लेता है पोर्ट भी। मैं इसे फिलहाल दे देता हूं जी 8000। अच्छा होटल में क्या है, एक ही वेटर होता है, बहुत सारे वेटर होते हैं ना। तो अगर एक बंदा जाके एक टेबल पे बैठे और 4 वेटर आ जाए पूछने के लिए, इज दैट कन्वीनियंट, वो तंग हो जाएगा भाई, खैर है की हो गया सोन। तो इसका मतलब है हर टेबल पे लिसनिंग की जिम्मेदारी अलग बंदे की है। तो अगर आपके पास मल्टीपल लोग हैं सुनने वाले, तो हर एक को एक अलग पोर्ट पे सुनना चाहिए, एक अलग चैनल पे सुनना चाहिए, एक अलग रास्ते पे सुनना चाहिए। ये 8000 वो है। अभी मैं पोर्ट को बड़ा एक्सप्लिसिटली बड़ा जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बट फिलहाल ये कह लें कि आपको ऐप डॉट लिसन में एक पोर्ट देनी पड़ती है कि यार तुमने सिर्फ इसी पोर्ट पे लिसन करना है, एक ही चीज को लिसन करना है, इसके अलावा किसी को लिसन, यानी जो रिक्वेस्ट 8000 पे आया आपने सिर्फ उसको लिसन करना है। और यहां पे आके मैं इसे सिंपली क्या कह देता हूं, कोई भी मैसेज दे देता हूं लॉग का,
server is listening at port 8000। बस अगर मैं इसको भी हटा दूं ना, तो ये आपका सर्वर बन चुका है। कितनी लाइनें? 6। 6 लाइनों में आपका सर्वर बन चुका है। वो मैंने मिटाया क्यों, मैं बताता हूँ, उसको वापस ले आऊंगा, लेकिन अभी के लिए सर्वर बन गया। अब हम इस सर्वर को चला के देखते हैं कि क्या ये सर्वर चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ठीक, सो लेट्स सी। चलाते कैसे हैं? आपको पता है कि नोड की फाइल को हम ऐसे ही रन करते हैं ना, नोड और बैकएंड के फोल्डर में फाइल का नाम क्या है? सर्वर डॉट जेएस। ये तो आपको पता है ना भाई, नोड जेएस की फाइल हम बिल्कुल शुरू में पढ़ा था हमने, जब हमने रिएक्ट भी स्टार्ट नहीं की थी, कि नोड कोई भी फाइल जावास्क्रिप्ट की या तो ब्राउजर पे चलती है या किस पे चलती है। तो ब्राउजर पे चलती है तो आप वही एचटीएमएल का फाइल बना के डबल क्लिक करके ब्राउजर में से देख सकते हैं, लेकिन नोड पे चलानी है तो आप सिंपली नोड लिखें और आगे फाइल का नाम लिखें, वो चलेगी। क्या कह रहे हैं? सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट 8000। इसका मतलब ये है कि अब इस सर्वर को एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है? मुझे चाहिए लोकल होस्ट, लेकिन लोकल होस्ट 51373। इस पे तो कौन सी एप्लीकेशन चल रही थी या कौन सी चलती है? फ्रंट एंड की। तो मुझे यहां क्या देना है? कॉलन 8000। ठीक, ये पोर्ट नंबर है जिसके लिए मेरे बैकएंड वाली एप्लीकेशन को रेडी किया कि तुमने लिसन किधर करना है? सिर्फ 8000 पे करना है, इसके अलावा किसी पे। अब मैं एंटर करूंगा, मुझे एरर मिलेगा। क्या कह रहा है? कैन नॉट गेट। मेरा सर्वर सेटअप हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, एवरीथिंग इज ओके। कैन नॉट गेट कहे तो इसका मतलब ये कुछ और है। इसका मतलब है कि मेरी ये रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंच रही है, मेरी ये रिक्वेस्ट, लेकिन आगे मैंने सर्वर को बताया ही नहीं है कि अगर कोई रिक्वेस्ट आई तो तुमने क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्ड करना है। मतलब मैंने नया वेटर हायर कर लिया और उसको वैसे ही टेबल पे खड़ा कर दिया, काम से हमको नहीं बताया कि हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, कस्टमर को क्या ऑफर करना है, क्या ऑफर नहीं करना है, क्या बताना है, क्या नहीं बताना, वैसे ही खड़ा कर दिया। तो जब भी कोई कस्टमर आएगा, जो भी उसे कहेगा आई डोंट नो, आई कैन नॉट गेट इट, तो यही नहीं कह रहा ये। अब वेटर खड़ा है, सर्वर खड़ा है, सर्वर चल भी रहा है, क्लाइंट आगे रिक्वेस्ट कर रहा है भाईजान कुछ दे दो, कह रहा है कुछ नहीं दे सकता भाई। क्यों भाई? अभी वो ट्रेन ही नहीं है। तो ये दिस कम्स इनटू प्ले, दिस कम्स इनटू प्ले। अब मैं ये बता रहा हूं कि भाई जब भी तुम्हें स्लैश टेस्ट पे कोई रिक्वेस्ट आए तो तुम ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर दो बस। जब भी कोई रिक्वेस्ट कहां आए? स्लैश टेस्ट पे। तो अब जरा देखिएगा गौर से। अच्छा, जब भी मैं कोई चेंज करता हूं ना सर्वर पे, तो मुझे इस फाइल को रीरन करना पड़ता है एक दफा। ठीक, अब मैं दोबारा जाता हूं, अब मैं दोबारा इस पे करता हूं तो ये कहता है जी कैन नॉट गेट। लेकिन जब मैं इस पे करता हूं स्लैश टेस्ट हेलो फ्रॉम द सर्वर, इसका मतलब ये हुआ कि मैंने स्लैश टेस्ट एक एंड पॉइंट मेरे बैकएंड पे था, मैंने जब इसको हिट किया, इसने ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया, और अब इसने, इसके पास रिक्वेस्ट आई, इसने वापस रिस्पांस भेजना था। तो अब आपके सवाल का जवाब है कि रिस्पांस कैसे भेजेगा? रिस्पांस के ऑब्जेक्ट के थ्रू। उस ऑब्जेक्ट में एक सेंड का बिल्ट इन फंक्शन है। whenever server wants to send some data from server to client, response का send मेथड यूज होता है। समझ आ गई बात? ये नहीं आई? ये हमारा पूरा हो चुका है रिक्वेस्ट रिस्पांस। कैसे? client made a request, this request went to our own server, and this server responded with some string data। अब जरा एक और काम, एक छोटा सा काम बताता हूं आखिरी। मैं ये डेटा ऐसे नहीं भेजता, मैं यहां पे एक वेरिएबल बना लेता हूं,
जब भी आप सर्वर पे कोई चेंज करें, आपको सर्वर का प्रोसेस कंट्रोल सी से ब्रेक करके दोबारा रीरन करना पड़ता है, तभी चेंज आपको दिखेगी। ठीक है, ये याद रखें हमेशा। इस शक्ल को पहचानते हैं कि जब हम किसी के सर्वर पे रिक्वेस्ट करते थे तो डाटा इसी शक्ल में आता था ना। ये 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 इस एक्सटेंशन की वजह से आ रहा है। मैंने ये एक्सटेंशन की हुई है डेटा फॉर्मेटर, जेसन फॉर्मेटर, ताकि ये डाटा फॉर्मेट होके दिखे। अदरवाइज ये मुझे अगर ये एक्सटेंशन ना होती तो ये डाटा इस तरह दिखता। ये स्टिल वही डाटा है लेकिन वो एक पूरी स्ट्रिंग की फॉर्म में दिख रहा है। ठीक। और ये किस वजह से? आपको अगर इस तरह की चीज ना दिखे तो आप जेसन फॉर्मेटर एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। कैसे करेंगे? जेसन फॉर्मेटर एक्सटेंशन लिखें गूगल पे और जो भी पहला लिंक मिलता है ये देख रहे हैं, जेसन फॉर्मेटर मेरे पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये इसलिए दे रहा रिमूव फ्रॉम एक्सटेंशन। समझ आ गई बात? तो पहली एपीआई बना ली आपने। इट्स दैट मच सिंपल। ये एपीआई है ना भाई, आप एक पर्टिकुलर एंड पॉइंट को हिट कर रहे हैं, वो आपको क्या दे रहा है? रिस्पॉन्स दे रहा है। दूसरी एपीआई बनाऊं? एंड पॉइंट क्या कर दें? एबीसी। रिस्पॉन्स में कुछ भी कर दें। इस रिस्पॉन्स में कर दें सिर्फ हेलो। ऊपर वाले में एक वेरिएबल भेजा है, इसमें क्या भेजें? तो स्लैश टेस्ट में यह आएगा, स्लैश एबीसी में क्या आएगा? कह रहा है कैन नॉट गेट। क्यों? क्योंकि मैंने रीस्टार्ट नहीं किया सर्वर। चेंज करने के बाद वही कंट्रोल सी से प्रोसेस ये सर्वर ब्रेक हो जाता है। कंट्रोल, हाँ मैंने ये अपर की दबाता हूं तो प्रीवियस कमांड दोबारा आ जाती है। ये आप देखें एबीसी पे क्या आ रहा है? हेलो। टेस्ट पे क्या आ रहा है? तो आपके दो एंड पॉइंट्स बन गए। इजंट इट सिंपल? तो आपने, अच्छा अगर आप कोई ऐसा एंड पॉइंट दें जो है ही नहीं, कैन नॉट गेट टेस्ट, टेस्ट है हमारा, कुछ भी और दे दें तो ये क्या देगा? कैन नॉट गेट। लेकिन अगर कोई वैलिड एंड पॉइंट देंगे ये देगा। दूसरा एंड पॉइंट है एबीसी है। दिस इज आर रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लाइफ साइकिल। समझ आ गई ये बात सबको? और अगर ये समझ आ गई है तो कंग्रेचुलेशंस, काफी सारा इंपॉर्टेंट पार्ट आप एक्सप्रेस का समझ चुके हैं। सो अभी हमने ये रिक्वेस्ट को नहीं समझा प्रॉपर। इस रिस्पॉन्स का भी अभी सिर्फ एक रटा ही लगाया कि डॉट सेंड है। इनको भी हमने एक्सप्लोर करना है, रिक्वेस्ट को, रिस्पॉन्स को, एंड पॉइंट्स को। ये हम कल करेंगे साथ। और पोर्ट क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसको भी हम कल पढ़ेंगे। इसमें थोड़ी सी थ्योरी इन्वॉल्व थी, हमने इसलिए आज इसको स्किप किया गया। थ्योरी आज पहले ही बहुत हो चुकी थी। मैंने कहा आई वांट टू शो समथिंग इन प्रैक्टिकल, देन आई विल डिस्कस इट इन थियोरेटिकल डिटेल्स, व्हाट इज पोर्ट, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो अब ये सारा काम आपका हो चुका है। कल हम इसे यहीं से स्टार्ट करेंगे और अब हम इसको गिट पे डाल देते हैं। ठीक है, सारी स्टेजेस चेंजेस को स्टेज किया। स्टेज के बाद ई कॉमर्स प्रोजेक्ट स्टार्टेड। अब ये मुझसे पूछेगा पब्लिश ब्रांच, पूछेगा कहाँ पब्लिश करना है। वो कह रहा है आप साइन इन नहीं है गिटहब पे। उस दिन आपका ये सवाल था ना, जो फर्स्ट टाइम मुझसे पूछे, वो मैंने उस दिन लॉग आउट किया था आपको समझाने के लिए। तो मैं अलाउ करूंगा, ये आके मुझे वेरीफाई करेगा मेरा क्रेडेंशियल्स। लॉगिन कर दिया, मेरी रेपोस ने एक्सेस कर ली। मुझे कह रहा है ये प्राइवेट रेपो रखना चाहते हैं पब्लिक रेपो, मैं इसे पब्लिक रेपो रखना चाहता हूँ। तो ये किस नाम से रेपो बनाएगा? जाके जिस नाम से मेरा प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट वो पॉपअप दिखाता आपको। यस, अब ये हो चुका है। अब मैं करता हूँ जी ओपन गिटहब, जाके देखता हूँ ई डैश कॉमर्स के नाम से ये एप्लीकेशन बन चुकी है। इसमें बैकएंड आ चुका है। फ्रंट एंड का फोल्डर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो खाली है।
जब उसमें कोई एक फाइल भी आ जाएगी तो वो भी ट्रैक हो जाएगा, ठीक है? और नोड मॉड्यूल का फ़ोल्डर क्यों नहीं आया? क्योंकि उसमें हमने गिट इग्नोर डाला हुआ है। यहाँ तक बात समझ आ गई है? इसमें ये सर्वर है हमारा और ये सारी चेंजेज़ जो हमने सर्वर पे परफ़ॉर्म की। सो आज के बाद ये जो है ना आपकी रेपो, इसमें हम सारा कुछ डेली बेस पे काम करके अपलोड करते फिरेंगे। कल हम यहाँ से आगे चलेंगे। किसी को सवाल है यहाँ तक तो पूछ ले, और अगर नहीं सवाल तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो डेली जिस